इसको घर जाके किसी ने देखा था अपने एंड पे? घर में लाइक अपने एंड पे अपने टाइम मिला तो देखा था इसको? कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ओके चले, इसको मैं अब साथ साथ आपसे पूछ रही हूँ तो पूछती हूँ तो उससे ज़रा आइडिया हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें हमें फ्रॉड या नॉन फ्रॉड जो भी हमें वो दे रहा है, एक्चुअल क्या है और प्रिडिक्टेड क्या है, ये दोनों हम साथ साथ देखेंगे और फिर पता करेंगे कि क्या ये वैल्यू लाइक किस हिसाब से उसने यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में ऐड होगी। ठीक है, तो जैसे अब हमने कल डिस्कस किया था कि अगर फ्रॉड, हमने प्रिडिक्ट किया कि ये फ्रॉड है, ठीक है, तो हमें कहते कि यानी जब मैंने फ्रॉडलेंट प्रिडिक्ट करना है ना कि स्कैम है, यानी फ्रॉड डिटेक्शन के लिए ये हम लोगों ने रन किया था। तो अगर हमने इसको फ्रॉड कह दिया, प्रिडिक्ट किया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मॉडल ने उसे कहा है कि ये पॉजिटिव है और असल में भी वो फ्रॉड ही था, यानी एक्चुअल वैल्यू भी फ्रॉड थी। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू पॉजिटिव है, कि उसने सही पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया। तो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव कितनी वैल्यूज थी जो उसने कहा है कि फ्रॉड है, और वो असल में भी फ्रॉड ही था? वो एक ही थी, ठीक सिर्फ है ना एक ही है। जो। यस, वो हमारे पास एक ही थी, तो हमने वो एक यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। अब इसी तरह से जो नॉन फ्रॉड है, यानी अगर हम यानी हमारे पास मॉडल ने जो हमने प्रिडिक्ट किया है वो क्या है, वो कह रहा है कि फ्रॉड फ्रॉड है, ठीक है, यानी इसमें भी मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है कि पॉजिटिव है, लेकिन असल में वो वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू कह रही है कि ये नॉन फ्रॉड है। ठीक है, तो यानी कि जो इसने प्रिडिक्ट किया वो फॉल्स प्रिडिक्ट किया, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नॉन फ्रॉड थी, तो ये मैंने इसको फॉल्स लिख दिया। ठीक है, तो ये यानी कि ये जो इसने प्रिडिक्ट किया ना फ्रॉड, इस केस में कंफ्यूजन मैट्रिक्स के तरीके से हम फॉल्स पॉजिटिव कह रहे होंगे। फिर और फॉल्स पॉजिटिव केसेस कितने हैं हमारे पास इस इमेज के मुताबिक? एक भी नहीं है। कौन सा? जी, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही हम देख रहे हैं कि स्कैम उसने प्रिडिक्टेड, उसके जो उसने डाटा क्लासिफाई किया हुआ है क्लासिफायर मॉडल ने, तो उसमें सिर्फ एक ही है। जो रेड वाली हम देख रहे थे कि सारी स्कैम वाली, और ब्लू वाली सारी जो लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन हुई हैं वो हैं। तो जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन है रेड वाली, उसमें ऐसा कोई भी ऐसी नहीं है कि जो ब्लू ऐसी मतलब ट्रांजेक्शन जो कि असल में फ्रॉड नहीं थी, यानी लेजिटिमेट थी, और हमने उसे फ्रॉड कर, यानी कोई कोई भी ब्लू लाइन, ब्लू वाली जो सर्कल है ना, ब्लू वाला डॉट, तो इसके प्रिडिक्टेड फ्रॉडलेंट में नहीं आया हुआ। यहाँ पे अगर कोई ब्लू डॉट आया होता तो हम कहते थे कि ये फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक, कि उसने किसी लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन को फ्रॉड कह दिया है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इस इमेज के मुताबिक। तो हमने से फॉल्स पॉजिटिव, यानी हमारे पास कोई भी फॉल्स पॉजिटिव नहीं है। एक्चुअली मैम, यस। मैम ये फास्ट तो है, फास्ट तो है, ये समझ सकती है कि वो जो एक्चुअल वैल्यू जो थी अ, वो नॉन फ्रॉडुलेंट है, और उसने प्रेडिक्ट किया है कि ये उसने फ्रॉड प्रेडिक्ट किया है, फाल्स तो बनता है। पॉजिटिव ये यस पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि उसने इसको फ्रॉड कहा था, ठीक है ना। तो फ्रॉड उसने कह दिया कि इसमें ये है, लाइक हम फ्रॉड डिटेक्शन ही तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना इस मॉडल के थ्रू, ठीक है, और वो यहाँ पे तो फ्रॉड की फाल्स डिटेक्शन। नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव क्यों नहीं? अच्छा, नेगेटिव तब होता है जब वो कहता है कि लेजिटिमेट है, फ्रॉड नहीं है, तब वो कहते हैं कि इसने ही हमें नेगेटिव प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। यानी कि फ्रॉड अगर है तो उसे हम कहेंगे कि इसने पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर दिया कि फ्रॉड है, क्योंकि हम फ्रॉड ही तो डिटेक्ट कर रहे थे और उसने भी कह दिया कि फ्रॉड है, ठीक है, ये वाली डाटा पॉइंट स्कैम है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव है, ठीक है, उसने पॉजिटिव रिजल्ट दिया मॉडल में। और क्या वो पॉजिटिव जो उसने रिजल्ट दिया है क्या वो सही है या गलत है? एक्चुअल वैल्यू से जब हमसे कंपेयर करेंगे तो अगर सही है तो ट्रू पॉजिटिव है, और अगर एक्चुअल वैल्यू जो है वो लेजिटिमेट है तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स पॉजिटिव है। राइट। ओके। तो इसी तरह से अब अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि नॉन फ्रॉडलेंट, मैंने अब मेरे यहाँ पे जैसे अभी ये केस आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि लेजिटिमेट है, यानी कि फ्रॉड नहीं हुआ, ठीक है, ये उसने प्रेडिक्ट किया कि फ्रॉड नहीं है, ये ट्रांजैक्शन जो है वो स्कैम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि ये नेगेटिव है, ठीक है, कि स्कैम नहीं है।
ठीक है, यानी फ्रॉड नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो वो नेगेटिव है। अब ये क्या, ये नेगेटिव जो उसने कहा है कि स्कैम नहीं है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो, सही है, ट्रू है, फॉल्स है, ये हम देखेंगे कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी उसकी केस में। फ्रॉडलेंट, यानी ये कह रहा है कि ऐसा कोई फ्रॉड है, लेकिन हमारे में इसने प्रिडिक्ट किया कि फ्रॉड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसने गलत प्रिडिक्ट किया है कि नेगेटिव नेगेटिव गलत प्रिडिक्ट किया, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू फ्रॉड थी। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फॉल्स नेगेटिव है। तो फॉल्स नेगेटिव के यहाँ पे कितने केसेस हैं? फॉल्स नेगेटिव का एक ही है ना बस? दो है मिस। दो है, सॉरी, दो है, दो। ओके, यस। देखिए फॉल्स नेगेटिव यानी कि इस केस में अगर देखा जाए तो फ्रॉड, अगर इस इमेज से ही देखूं मैं, जो मॉडल की प्रिडिक्ट किया है, तो फ्रॉड के रेड से शो हो रहे थे, तो रेड तो वाले इसने, यस, प्रिडिक्शन में एक ही डाला, तो दो जो है वो ऐसे थे कि जो असल में फ्रॉड थे, ठीक है, और उसने उसने नॉट फ्रॉडलेंट लिखा हुआ है, तो ये दो हैं, ठीक। और इसी तरह से जो, अब उसने अगर प्रिडिक्ट भी नॉन फ्रॉड किया, ठीक, और वो है भी नॉन फ्रॉड ही है, ठीक है, यानी कि उसने प्रिडिक्ट भी यही किया है कि लेजिटिमेट है, यानी अब प्रिडिक्शन उसने क्या किया है कि नॉट फ्रॉड। नॉट फ्रॉड का मतलब ये है कि यानी फ्रॉड नहीं हुआ, तो यानी इसका रिजल्ट क्या है, नेगेटिव नेगेटिव आया नेगेटिव, इसके, यस। और क्या वो नेगेटिव रिजल्ट ठीक है या गलत है? ट्रू ट्रू नेगेटिव है। ट्रू नेगेटिव, यस, ट्रू दैट्स नेगेटिव। दैट्स गुड, ट्रू नेगेटिव। तो वो हमने ट्रू नेगेटिव इसमें लिख दिया, तो ट्रू नेगेटिव इस केस में कितने हैं? ये टोटल 30 रीडिंग्स है हमारे पास, ये टोटल ओवरऑल जितने डाटा पॉइंट्स हैं 30 हैं। 27। 30 होंगे। 27, 27। 27, अच्छा ठीक। ओके, दैट्स गुड। यानी कि जितनी ब्लू, नॉन फ्रॉडलेंट का मतलब ये है कि लेजिटिमेट कितनी थी, तो ब्लू वाली है, ठीक है, तो नॉन लेजिटिमेट जो लेजिटिमेट थी या नॉन फ्रॉडलेंट है, वो तकरीबन ये तीन इसमें से निकाल दें, क्योंकि वो रेड वाली थी, तो बाकी 27 है जिसको उसने सही प्रोडिक्ट किया है। और क्योंकि ब्लू वाली कोई भी इसमें नहीं है, तो इसलिए ये सारी ब्लू वाली वो प्रिडिक्टेड, यानी कोई भी ब्लू वाली ऐसी नहीं थी, हम लोग पहले देख ली कि कोई भी ब्लू वाली ऐसी नहीं है जिसको उसने प्रिडिक्ट गलती से फ्रॉड कह दिया हो, ठीक है। तो इसलिए सारी की सारी जो है उसने जो प्रिडिक्ट जो कीमिया एस्टिमेट वाली वो सही प्रिडिक्ट कीमिया, तो ये 27 के 27 इसमें हम लिख सकते हैं कि ये ट्रू नेगेटिव्स हैं, ठीक। अब आप खुद देखें कि अभी पहले हम जो है उसमें एक्यूरेसी जब कर रहे थे, तो उसमें जस्ट हम देख रहे थे कि कितनी उसने प्रिडिक्ट की है वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एक वाले लेके जाऊँ, जो एक्यूरेसी वाला था, तो उसमें हम सिंपली ये देख रहे थे कि 28 करेक्टली क्लासिफाइड, कितने उसने करेक्टली क्लासीफाई किए हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉइंट्स, ठीक है। यानी यहाँ पे उसने करेक्टली क्लासीफाई कितनी की है, वो उसमें सारी ब्लू वाली आ रही थी, ठीक है। तो अब रेड के हिसाब से तो रेशियो बहुत ही खराब है, लेकिन वो क्योंकि टोटल करेक्टली करेक्टली क्लासिफाइड देख रहा है, तो टोटल में वो सारी लेजिटिमेट का डाटा क्योंकि ज्यादा था, तो इसलिए 93.33 एक्यूरेसी दे रहा है। लेकिन इस केस में फिर हम इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, हम यही जो है ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्लासिफाई करते हैं अपने उन करेक्टली क्लासिफाइड, जो करेक्टली जो उसने किया ना क्लासिफाइड डाटा पॉइंट्स को, उनको भी फाल्स और नेगेटिव में, और जो गलत किए हैं वो भी फाल्स और नेगेटिव में करके ना, ठीक है, फिर उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं, तो इससे हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कि इसने क्लासिफिकेशन कैसे किया, ठीक। तो इस तरह से यही चीज़ें उसने यहाँ पे बताई हुई हैं, सॉरी ठीक है, मैम, बड़ी बड़ी, यस। मैं समझ लगी अभी जब एंड पे जाकर आपने। जी, मैंने ये बस बताया कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसलिए यूज होता है क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमने ऊपर देखा था कि एक्यूरेसी तो इस हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा है 93.33, लेकिन असल में हमें पता है कि उसने जो फ्रॉडलेंट स्कैम्स है, तीन में से दो तो मिस किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि तो बहुत ही गलत मतलब मॉडल की प्रिडिक्शन है, मॉडल ठीक नहीं है, मगर क्योंकि वो एक्यूरेटली क्लासिफाइड एक्यूरेसी के अंदर क्या देख रहा था कि करेक्टली क्लासिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल, तो करेक्टली क्लासिफाइड में तो ये सारी ही करेक्टली क्लासिफाइड है, ठीक। ये वाली भी, ये सारी भी और ये वाली भी करेक्टली क्लासिफाइड है, सिर्फ ये दो करेक्टली क्लासिफाइड नहीं थी, जो सी आउट ऑफ नोवेयर इसने यहाँ पे दी हुई है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसमें वो ये कह रहे हैं कि 28 जो करेक्टली क्लासिफाइड है उसने यहाँ पे लिखी है एक्यूरेसी में, ठीक, असल तो में तो 93%, यस। असल में अगर टोटल 30 है तो 27 आई थिंक, नहीं 27 में करेक्टली क्लासिफाइड है।
यस वी कैन। करेक्टली असल में 27 होंगी। अ, जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन इसने प्रेडिक्ट गलत की है, इस वजह से हमने कंफ्यूजन इस्तेमाल किया। नहीं नहीं, 28 ही है करेक्टली क्लासिफाइड। मतलब वो अच्छा एक्यूरेसी के केस में सिर्फ टोटल में से देख रहा था तो 28 ही है, क्योंकि ये वाला जो इसने रेड है ये करेक्टली क्लासिफाइड है, जी। तो ये भी उसी में ही काउंट होगा। ठीक है, जो बाकी ब्लूज के साथ तो सिर्फ दो जो रेड है वो आउट ऑफ द वे जा रहे थे ना, ठीक है, उसने उसे गलती से लेजिटिमेट कह दिया हुआ है। तो इसमें चूंकि वो सिर्फ ये देख रहा है कि क्लासीफाई कितने हो गए टोटल में से, सही वाले क्लासीफाई कितने हो गए, तो वो उसमें अब अगर डाटा के अंदर एक इम्बैलेंस रेशियो है कि फ्रॉड वाले हैं ही कम है डाटा पॉइंट्स, और उसमें से भी उसने वो जो है 3 में से 2 कर दिए, गलत कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए प्रैक्टिकल यूज केस इस मैट्रिक का नहीं है। ये वाले मैट्रिक के मुताबिक तो मैक्यूरेसी 93.33% है, ठीक है, ये मॉडल आगे बेच अप्लाई के लिए भेजने के लिए ठीक है। लेकिन आगे जब वो अप्लाई होगा रियल लाइफ में तो इट विल एंड अप विद लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉस। तो हमें देखना है कि कौन सा मैट्रिक ज्यादा है। और क्लासिफिकेशन के लिए ज्यादा कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे बेस्ड है मैट्रिक्स जो है ना नेट्रॉन, हम वो यूज करेंगे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने देख लिया कि कैसे इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम उसमें बेसिकली उसने जितने क्लासीफाई हुए हैं जिस जिस तरह हुए हैं उसने उसको भी देखेगा कि कितने फॉल्स हैं कितने नेगेटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरह से सारा। जी सर आते। मीन्स ये हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम देखते हैं क्योंकि वहाँ पे तो हम नंबर्स में देख रहे थे कि जैसे आर आर क्या नाम है वो आर टू स्क्वायर इस तरह कुछ वैल्यूज होती हैं उसमें फिर कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? मुझे आवाज नहीं सही आ रही। जिससे मैं पूछ रहा हूँ जब हम रिपोर्ट कर रहे थे एक्यूरेसी देखने के लिए तो हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं, वो हम ना वो खुद ही वो जो स्कोर इससे रेलेवेंट है ना, जैसे मैट्रिक्स हैं जो इस पे बेस्ड है, तो हम वही डायरेक्टली यूज कर देंगे। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स यस हम उसमें भी करवा सकते हैं, प्लॉट वगैरह यहाँ पे हो सकता है वो भी हम ये यूज करते हैं, ठीक है। ये सर का सवाल क्या था, ओके समझ बस। नहीं लगी। मुझे भी थोड़ा सा बस आइडिया हुआ है इसके कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स लाइक सर ने कहा है कि जैसे एक्यूरेसी मेजर करें वैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी प्लॉट करके देख सकते हैं, इस तरह से कुछ है ना कोड के अंदर। ये आप पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी, हम ये कर सकते हैं वैसे। कर सकते हैं, और यूजुअली हम क्या करते हैं कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे बेस्ड स्कोर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं, जैसे एक्यूरेसी है ना वैसे ही। अब जैसे यहाँ पे ट्रू इसने ये तो सारी एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि ट्रू पॉजिटिव या फाल्स पॉजिटिव या नेगेटिव की। ये जो अब जैसे कंफ्यूज यस। ये जो कंफ्यूजन ओके बस। मैट्रिक्स है, ये मैम ये भी एक मॉडल है। नहीं नहीं, ये मैट्रिक है, यानी यानी यस। इसमें मेयर करने के लिए है ना ये यूज हो रहा, ठीक है। जैसे एक्यूरेसी है, ठीक है, मैं किसी चीज को मेयर करने के लिए यूज करें, जैसे वेट है उसके मेयर करने के लिए मुझे मैंने उसके बनाए हुए हैं कि ये किससे मेयर कर सकती हूँ, गेज कर सकती हूँ, ठीक है। हाइट है उसके लिए स्केल्स बनाए हुए हैं। वैसे ये एक स्केल है जो कि यूज होता है कि मुझे मॉडल की परफॉर्मेंस मेजर करनी है, तो उसके लिए जैसे एक्यूरेसी है कि जो मुझे आइडिया दे रही है कि मॉडल किस हद तक परफॉर्म कर रहा है, वैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे बेस्ड लाइक अब यूटिलाइज करके इसको बहुत से दूसरे मैट्रिक्स हैं जो कि मैं यूज कर सकती हूँ एज इट इज। जैसे एक्यूरेसी है वैसे ही मैं दूसरे कंफ्यूजन एक्यूरेसी कंफ्यूजन मैट्रिक पे बेस्ड नहीं है, लेकिन उसी से मिलता जुलता जैसे हमारे पास F1 स्कोर आते हैं या रिकॉल स्कोर आता है, ठीक है, ये इस पे बेस्ड है कंफ्यूजन सॉरी मैम, मैट्रिक्स पे। आपकी आवाज़ एंड पे आपकी आवाज़ बहुत कट रही थी। अभी अभी सही आनी शुरू हुई। ओके, तो मैं चलिए, ये कह रही हूँ। यस। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह रही है कि कोई भी हम मिसाल के तौर पर मॉडल इस्तेमाल करते हैं, बाद में फिर देख वो मॉडल को उसको इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स के जरिए उसको देखते हैं कि ये कितना इसने जो है सही काम किया है। हम्म। तो इसको ये बेसिकली कंफ्यूजन मैट्रिक पे बेस्ड अब जो आगे स्कोर्स देना हम वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। वो कैसे हैं, अब जैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे ही बेस्ड आगे स्पेसिफिसिटी या सेंसिटिविटी निकलती है, ठीक है। तो हम वही डायरेक्टली यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे है सेंसिटिविटी का, ठीक ये।
अब अगेन उसने ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो हमने ऊपर बनाया है ना, ठीक है, अपने वो डाटा को देखते हुए, ठीक है, जो मॉडल ने उसने प्रिडिक्ट किया था उसी की क्लासिफिकेशन क्लासिफायर को जो इमेज थी उससे देख के हमने यही वाला ड्रॉ किया था अभी ऊपर, ठीक। तो उसमें इस पे बेस पे अपनी सेंसिटिविटी निकालते हैं हम मॉडल की। सेंसिटिविटी क्या बताती है कि ये अब जब सेंसिटिविटी का मैट्रिक है ना, ठीक है, ये क्या करता है कि ये जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उसको ज्यादा वेटेज दे देता है। क्योंकि हम फ्रॉड डिटेक्ट कर रहे हैं तो हमें हमें फ्रॉड डिटेक्शन में वो वाली वैल्यूज जो कि इसने यानी वाकई में पॉजिटिव उसने कहा है कि यानी वो फ्रॉड उसने डिटेक्ट किया, हम उसको वेट डाउन ज्यादा कर दें, उसके वेटेज को बढ़ा दें, यानी उसको ज्यादा ज्यादा उसको वैल्यू दें। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स में ये हो रहा होता है कि सेंसिटिविटी में हम पॉजिटिव जो वैल्यूज यानी जो से फ्रॉड एज अ फ्रॉड डिटेक्ट की हैं हम उनको ज्यादा वेटेज देते हैं। हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स के आगे दो टाइप्स हैं, सेंसिटिविटी और दूसरी जो आपने बताई है। नहीं नहीं नहीं, ये टाइप्स नहीं है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज काइंड ऑफ के वो एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उस पे बिल्ड ये सेंसिटिविटी का मैट्रिक है। जैसे एक्यूरेसी है ना, स्केल था एक एक्यूरेसी का, ठीक है, उसी तरह से ये भी एक मैट्रिक है जो कि यूज होता है इसको मेयर करने के लिए मॉडल की परफॉर्मेंस को, ठीक है। मैट्रिक की और सेंसिटिविटी ये भी आती बेस्ड है तो ये यस। और इट इज डेवलप्ड ऑन द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। यस, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे बिल्ड है, ओके। ठीक है। यस। तो आगे और भी जो ज्यादातर यूज होते हैं ना मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है ना, जिसमें मैं ये दो कैटेगरीज में कह रही हूँ कि वेदर इट इज अ फ्रॉड स्कैम और नोट, ठीक है। ये टारगेट वेरिएबल जो है मेरा ये कैटेगोरिकल है कि फ्रॉड है या नहीं है। तो ये बेसिकली मेरी क्लासिफिकेशन मॉडल्स हैं। तो क्लासिफिकेशन मॉडल्स के ज्यादातर जो मैट्रिक्स है ना, जैसे सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी है, एफ वन स्कोर, रिकॉल स्कोर, ये सारी चीजें जो है ये इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे बेस्ड होती हैं। ये ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे लिए वैल्यूएबल है रेदर देन कि हम खाली एक्यूरेसी निकाल रहे होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से उसने एलेबोरेट किया कि जो पॉजिटिव भी अगर उससे कंसिडर किया है तो वो सही है या नहीं। यानी इसमें ये एरर्स को भी कंसिडर कर रहा है जो इस मॉडल से हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो इसमें मैंने लाइक हमने पहले पढ़ा भी हुई है ट्रू पॉजिटिव, ये टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी हुई हैं। तो मैंने इसमें बताया भी हुआ है कि जो फॉल्स पॉजिटिव्स हैं ये बेसिकली इसका अदर दूसरा नेम क्या होता है? टाइप वन एरर, फॉल्स पॉजिटिव। और जो फॉल्स नेगेटिव्स हैं इनका इसका दूसरा नेम क्या होता है? टाइप टू एरर्स। यानी कि ये साथ साथ एरर्स को भी कंसिडर कर रहा है जो गलती से उसने प्रिडिक्ट किए हैं, ठीक है, जो असल में वो नहीं थी डाटा पॉइंट्स, लेकिन उसने वो गलती से प्रिडिक्ट किए हैं, तो इसको भी वो कंसिडर कर रहा है, जो कि एक्यूरेसी के केस में नहीं था। अगर आप थोड़ी देर पहले देखें तो एक्यूरेसी में तो ये नहीं था। यस। यस सर। आदिल पहले आप क्वेश्चन पूछना, फिर सर हाशिर का क्वेश्चन लेते हैं। यस सर आदिल। रूल्स मेरा गलती से हुआ हुआ था तब मेरा हमने किया ओके। सर। आप पूछिए। जी सर हाशिर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मिस ये ये जो सारे विचार हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, नेगेटिव, ये याद करना थोड़ा मतलब मुश्किल लग रहा है। बार बार देखना पड़ा है कि कौन से ये थे, कौन से ये थे। तो आगे जाके कुछ इजी हो जाएंगे या इनका क्या होगा फिर आगे जाके? ओके, सो बेसिकली हम ये खुद नहीं प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया ना कि ट्रू पॉजिटिव, और ये मतलब कि हमें समझ आ जाए कॉन्सेप्ट कि ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या है, ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या है, तो हमने इसे इमेज से खुद वो काउंट किए हैं। लेकिन मैम, असल में क्या हो रहा होगा? जी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि आसानी से मैं ये सर को समझ लग जाए कि ट्रू हम्म। पॉजिटिव कैसे है या फॉल्स पॉजिटिव कैसे है। असल में जो हम्म। ये ट्रू और फॉल्स है ये एक्चुअल वैल्यूज की बेस पर हम लिख रहे हैं। अगर एक्चुअल वैल्यू हमारी जो है प्रिडिक्टिव वैल्यू से मैच कर रही है तो फिर ट्रू है, अगर नहीं कर रही तो फिर फॉल्स है। और जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम लिख रहे हैं ये असल में प्रिडिक्टिव जो वैल्यूज प्रिडिक्टिव जो प्रिडिक्शन है उसकी बुनियाद पर लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ है तो पॉजिटिव है, अगर कोई चीज़ नहीं है तो नेगेटिव है। सेम लाइक जैसे मैम ने एग्जाम्पल दी थी कि अगर कोई मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोरोना है तो वो पॉजिटिव है, अगर कोरोना नहीं है तो नेगेटिव है। इस बुनियाद पर ये आसान बाद में आपको ये समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दी है। हम्म।
ओके मैम। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर आशिर, आपको समझ आई है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारा ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। Alright, so very well explained and summarized. That's good, Sir Amar. और I hope कि सर आशिर को भी समझ आ गई। बाकी ये कि ये कॉन्सेप्ट्स क्योंकि रिपीटेडली ये कीवर्ड्स यूज होंगे, सो वो मजीद इलेबोरेट होते जाएंगे। तो एनी हाउ, जब हमने कोड लिखना है तो हमने सिर्फ ये डायरेक्टली जो मैट्रिक है हम वही निकालेंगे, हमने मैनुअली इस तरह से नहीं कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो ओके, सो सेंसिटिविटी जो इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे बेस्ड है उसको देख लेते हैं जरा, कि अब इसमें कितने, अब उसने देखना है कि इसमें, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि सेंसिटिविटी के केस में वो जरा पॉजिटिव जो वैल्यूज है ना उनको ज्यादा वेटेज, सॉरी जो, हाँ पॉजिटिव वैल्यूज है ना उनको ज्यादा वेटेज दे रहा है। जैसे इसने यहाँ पे लिखा है कि ट्रू पॉजिटिव कितने थे, यानी उसने कितने को फ्रॉड कंसिडर किया और जो से असल में पॉजिटिव थे लेकिन उसने गलती से नेगेटिव कह दिए थे। तो ये इसमें पॉजिटिव को वेटेज दे रही हूँ कि यानी जो फ्रॉड डिटेक्शन है उसमें किस हद तक है हुई है। तो वो जो 3 डेटा पॉइंट्स थे ना, मेन फोकस फिर उन पे हो जाएगा जो फ्रॉड के थे। ठीक, तो अब उसमें से जो अब सेंसिटिविटी, अगर मैं इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स से देखूँ तो ट्रू पॉजिटिव की एक ही वैल्यू है, ट्रू पॉजिटिव की यहाँ पे एक वैल्यू, ठीक है, 1 प्लस फॉल्स नेगेटिव के 2, तो 1 प्लस 3। तो ये 1 और 1 प्लस यानी 2 थी, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो 1 डिवाइड बाई 3 इज 33.33। तो जहाँ पे एक्यूरेसी 93 समथिंग आ रही थी, उसी उसी सेम मॉडल के लिए जो सेंसिटिविटी की वैल्यू है वो 33.33 आ रही है, विच मेक सेंस क्योंकि उसने दो में से, सॉरी 3 फ्रॉड के जो डाटा पॉइंट्स थे उसमें से सिर्फ एक को सही प्रेडिक्ट किया था। ठीक, तो इसलिए ये 33.33 इसकी सेंसिटिविटी की वैल्यू आ रही है। ठीक, तो क्यों, क्योंकि हम ये मैट्रिक इसलिए यूज कर रहे हैं और इसमें हम ऐसा, ये जो सेंसिटिविटी का मैट्रिक है ये इन केस सिनेरियोज में यूज होता है जिसमें यानी सेंसिटिविटी जो कि पॉजिटिव यानी फ्रॉड की डिटेक्शन को ज्यादा वेटेज दे रहा हो। ठीक है, कि फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है पॉजिटिव को, कि ये पर मैट्रिक इसलिए यूज होता है क्योंकि ये ज्यादा बेटर है कि वो, मतलब अगर गुंजाइश हो बिना एरर की, तो गुंजाइश ये हो कि वो लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन को भी स्मैप कंसिडर कर दे। मतलब ये ना हो कि वो फ्रॉड वाली डिटेक्शन को लेजिटिमेट कह रहा हो और उसको पास कर दे उसका सिस्टम। ठीक है, कि स्कैम वाली ट्रांजैक्शन उसको पास कर दे। इससे बेहतर है कि जो गलती का चांस हो वो लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन पे हो, कि जो सही वाली ट्रांजैक्शन है वो उसको गलती से सस्पिशियस कर दे, लेकिन गलती से फ्रॉड वाली जो ट्रांजैक्शन है उसको वो पास ना करे। सॉरी तो मैम, वो ऐसा समझ सिस्टम, मेरी यानी पहले। रिग्रेस सिस्टम बनाने के लिए हम ये वाला मैट्रिक फिर मॉडल यूज कर रहे थे कि वो मॉडल सेंसिटिव ज्यादा हो, जो कि पॉजिटिव जो यानी फ्रॉड की डिटेक्शन है उस पे वेटेज ज्यादा दे रहा हो। क्योंकि अगर हमने लेजिटिमेट को डिटेक्ट किया भी है कि वो लेजिटिमेट है, वो फ्रॉड नहीं है, तो वो सही डिटेक्ट कर लिया, लेकिन जो मेन हमारा था फ्रॉड डिटेक्शन का उनको ही गलत डिटेक्ट किया, तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो अगर गलती का चांस हो भी, तो वो ये अगर हो जाएगा ना, अगर गलती का चांस कि वो सही वाली ट्रांजैक्शन को गलत कंसिडर कर दे और उसको स्पैम करके थोड़ी देर रोक ले, ठीक, ये हमें फिर भी वो मतलब कि चल जाएगा, बजाय इसके कि वो स्कैम वाली ट्रांजैक्शन को पास कर दे कि ये सही है। ठीक, तो मतलब कि रिगरस हो, मतलब कि गलती की गुंजाइश स्कैम में कम से कम हो स्कैम के ऊपर। तो इसलिए हम फिर ये वाला मैट्रिक यूज करके देखते हैं कि अगर सेंसिटिविटी में स्कैम उसकी में वैल्यू ज्यादा, स्कैम में मैं उसको कह रही है जो हमारे पास फ्रॉडलेंट, फ्रॉड, जो फ्रॉड, फ्रॉड हैं वो। यस, 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 फ्रॉड ट्रांजैक्शंस वही। यानी कि ठीक है, उसको मुझे अगर गलती के चांसेस हो तो जो फ्रॉड है उसी में, फ्रॉड जो ट्रांजैक्शन है उसी में हो, हमारी ट्रू जो है जो ट्रू जो हमारी है, या फिर जो जो फ्रॉड नहीं है, लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है, उसमें ना हो गलती के चांसेस। ओके, एम आई इस लाइन को जरा एक दफा इस लाइन को रीड करें, देन यू विल गेट द आइडिया। यानी कि अगर हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फ्रॉड को पकड़ें तो फिर हम सेंसिटिविटी। हम्म, क्या कहा सर ने? यानी कि ज्यादा अगर हमारे लिए जरूरी है कि फ्रॉड को पकड़े तो फिर हम सेंसिटिविटी का मैट्रिक ही यूज करते हैं। ठीक ठीक। ठीक,
जी। और इस लाइन का सिर्फ इतना मकसद है कि हमें ये चीज बारे में आ सकती है कि गलती हो तो इस चीज पे हो कि लेजिटिमेट जो सही वाली ट्रांजेक्शन है उसको ही स्कैम कह दे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और हम उसको देख लें दोबारा, क्योंकि वो हमारा सिस्टम हम फिर दोबारा चेक कर सकते हैं कि उसने स्कैम कहा है। तो वो उसको देख लें कि अगर अच्छा वो तो स्कैम नहीं थी तो चलो इसको होने दें, ठीक है, कंप्लीट कर दे ट्रांजेक्शन को। लेकिन अगर उसने गलती से भी ये वाली गलती हम फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस गलती की निस्बत की जो कि वो कह रहा है कि फ्रॉड वाले को वो कहते हैं कि हाँ ये पास कर दे उसका सिस्टम फ्रॉड ट्रांजैक्शन को, जी। क्योंकि उसका तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। तो ऐसे केस में जिसमें हम यानी पॉजिटिव्स के ऊपर ज्यादा इस पे वजन जा रहा है ना, कि इसमें ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का भी मतलब वही है कि असल में वो पॉजिटिव था लेकिन गलती से उसने नेगेटिव कह दिया, ठीक है, तो यानी पॉजिटिव्स को ज्यादा इसमें पॉजिटिव्स को वेटेज दे रहा है इस मैट्रिक के अंदर। और इस तरह के केसेस में यूज होता है जब हम बिल्कुल भी लीक चांस भी नहीं लेना चाहते कि फ्रॉड को वो कंसिडर कर ले और ऑथराइज कर दे और पास कर दे उसका सिस्टम, ठीक है, तो इसलिए ये मॉडल यूज कर रहे हैं। ये सर आते। इस इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि सेंसिटिविटी कितना परसेंट से ऊपर होनी चाहिए इस तरह। सेंसिटिविटी को आगे जी जी। जी हम इसको अप्लाई करके जरूर देखेंगे हम अपने मुंह जो कोर्ट के अंदर जब इसका यूज केस आएगा। नहीं मतलब सेंसिटिविटी कितनी हमारी ज्यादा हो कि हम इस मॉडल को कह सकते हैं ये हमारा सही था। यस 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 ऐसे ही है। जितनी ज्यादा इसकी परसेंटेज आएगी दैट मीन्स कि वो ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि हमारे इस केस में हमें पता है कि उसने तीन में से दो तो गलत ही उसने बताई थी, सिर्फ एक को सही उसने डिटेक्ट किया कि ये फ्रॉड है, तो दो तो गलत बताई थी, तो ऑटोमेटिकली वो फिर स्कोर इतना कम आया है इसका सेंसिटिविटी का 33.33% है। तो जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी उतना ही हमारा जो मॉडल है इसका होता है वो रिगरस है, वो फ्रॉड को मतलब कि ऑथराइज नहीं कर रहा फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, रिगरस है, अच्छा सही तरीके से वो पिक कर रहा है कि फ्रॉड वाली को डिटेक्ट कर रहा है सही तरीके से, ठीक, सही हो गया, हाँ क्लियर है ना हम सबको। नंबर्स में देखते हैं जैसे कि ये मतलब 95% से ऊपर हो या इस तरह कुछ। हाँ जी हम थ्रेशोल्ड रख लेते हैं अपने पास से रहेगी, जीएससी थ्रेशोल्ड हम फिक्स कर सकते हैं, होता है फिक्स। तो और यूजली जो रियल डाटा शायद उस पर 90s में ये ना भी जा रहा हो, लेकिन हम ऑफ कोर्स इसके लिए थ्रेशोल्ड पर्टिकुलर होता है कि हमें कितनी मैक्सिमम अचीवेबल जो है वो इतनी है, तो हम उस हिसाब से लें, ठीक, क्योंकि 100% रियल वर्ल्ड में 100% एक्यूरेसी या 100% सेंसिटिविटी इस तरह से अचीव नहीं हो सकती कि हम सेंसिटिविटी 100% कहते हैं, लेकिन नहीं बहुत ही यानी ये हमारे थ्योरेटिकल डेटा सेट्स पे तो आ सकती है लेकिन रियल वर्ल्ड में ये मुश्किल है, ठीक है, तो 90s में या 90 के करीब करीब भी हो तो दैट विल बी वैलिड, हम उस मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों को ना, मतलब कि हो सकता है कि अभी फिलहाल के लिए अगर फर्ज करें हमारा मॉडल पहले पहले हैंड जब हमने उसको चलाया है और उसकी सेंसिटिविटी निकाली हो सकता है वो 80 पे हो, लेकिन हम उसको थोड़ी सी मजीद उसकी ट्यूनिंग वगैरह करें, वो हम देखेंगे आगे कि कैसे फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं कि हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, बेशक हो सकता है कि वो 80 90 दे रहा हो, लेकिन हमारा चूंकि ज्यादा स्ट्रिक्ट केस है तो हम चाहते हैं कि ये मजीद एक्यूरेट हो, क्योंकि 90 में भी पता है कि हम 100 में से इसका मतलब है 10 ऐसी फ्रॉड, 100 में से 90 अगर हम 90% सेंसिटिविटी का थ्रेशोल्ड से खुश हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि हम 100 में से 10 वाली को ऐसी जो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस अगर हो गई, ठीक है, तो हम उसको गुंजाइश दे रहे हैं कि वो उसे सही कह दे, ठीक है, और पास कर जाए हमारे सिस्टम से। तो हम वो गुंजाइश भी नहीं देना चाह रहे, तो हम उसको मजीद बढ़ाने के लिए फिर हम देखेंगे अगर 90% आई है तो इसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो इम्प्रूव करने के भी हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक, वो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इसकी मैट्रिक्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को, मॉडल की परफॉर्मेंस को। लेकिन बहरहाल पहले हमने ये देख लिया कि सेंसिटिविटी क्या होती है, ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, जिसमें यानी पॉजिटिव को ज्यादा वेटेज दी जा रही है, ठीक, और उसके बरअक्स एक और मैट्रिक है, ये भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे बेस्ड है, ये है स्पेसिफिसिटी, ठीक है, इसमें ज्यादा नेगेटिव्स को, यानी नेगेटिव्स का क्या मतलब है कि ऐसी ये अभी इनके केस सिनेरियोस क्या हो सकते हैं कि इनबॉक्स में यानी जीमेल वगैरह के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ इस चीज के चांसेस कम है कि आपके जो कोई स्पैम मैसेज था, कोई फ्रॉड वाला मैसेज था, ठीक है, स्पैम किसी ने भेजा है और वो आपके इनबॉक्स में आ जाए, वो अक्सर स्पैम के फोल्डर में होता है, लेकिन अक्सर बाज़ का ऐसा होता है कि कोई यूजफुल ईमेल थी
लाइक वो स्पैम में गई होती है, लेकिन थोड़ा लाइक हम इस पे वर्क वो इस तरह से करते हैं कि वो वैसे स्पेसिफिसिटी को देख रहे होते हैं कि वो असल में ये वर्क कर रहे होते हैं कि वो जो स्पैम का है वो इनबॉक्स में आ जाए। ठीक है। ठीक है, वो ये वाली मिस्टेक मतलब काबिल कबूल है कि वो बाद में हम उसे मार कर स्पैम कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन दी होती है। लेकिन ये वाली ये मिस्टेक ना हो कि सारी जो रियल ईमेल्स हैं वो ही पकड़ के स्पैम में पड़ी हूँ। ठीक है, तो ये वाली मिस्टेक वो यूजली एक्सक्यूज मी मैम, कम करता है। यस। ऐसा तो होता है, बात यस। बात ऐसा करता है जी कि जो हम्म। रियल मेल है उसको स्पैम में भेज देता होता है। यस। यस, लेकिन ये वाले चांसेस लाइक वो उनका मॉडल इस तरह से लाइक अगर देखा जाए तो स्पेसिफिसिटी में वो इस चीज पे फोकस करते हैं। जब वो स्पेसिफिसिटी कह रहे हैं ना मॉडल की मैट्रिक के लिए परफॉर्मेंस, तो स्पेसिफिसिटी के लिए वो यही बात कर रहे हैं कि ट्रू नेगेटिव जो है यानी नेगेटिव्स को वेटेज ज्यादा है, यानी कि जो अगर स्पैम और नॉट स्पैम यानी जो एक्चुअल रियल ईमेल है और जो स्पैम ईमेल है, इसमें से वेटेज उसको मिल रहा है जो रियल ईमेल है। ठीक है, यानी स्पैम को जो वेटेज यानी नेगेटिव को हम कह रहे हैं ना कि यानी जो स्पैम नहीं है, यानी स्पैम डिटेक्शन हो रही है और हम कह रहे हैं कि जो स्पैम नहीं है यानी नेगेटिव है, और वो बिल्कुल ट्रू नेगेटिव है यानी कि वो रियल वैल्यू थी। ठीक है, ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव भी अगर उसने किया यानी स्पैम को उसने कह दिया है किसी ईमेल को कि स्पैम है, लेकिन वो गलत कह रही है। ठीक, तो ये स्पेसिफिसिटी का मैट्रिक है जो कि ज्यादा जो हमारे पास अ, जो यानी नेगेटिव्स हैं उनको ज्यादा वेटेज देता है। ठीक है, यानी रियल ईमेल को तो स्पैम फिल्टर इसके एक यूज केस है कि जिसमें बेसिकली हो तो जाता है डेफिनेटली वो माइनर एरर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम के वो उसको जो जीमेल का सिस्टम है उसको पास कर देते हैं। ठीक है, वो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, बट जो मेजर फोकस है ना इसमें स्पैम फिल्टर में वो यही होता है। स्पेसिफिसिटी को यूज करने का मकसद ये है कि हम ये मिस्टेक ले सकते हैं कि वो स्पैम को इनबॉक्स में कर दे, rather than spam to rather send spam to inbox then send real email to the spam। यानी ये वाले चांसेस कम है कि आपके सारी की सारी जो रियल ईमेल्स हैं वो स्पैम फोल्डर में गई हों। ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ ये जो चांसेस ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि स्पैम ईमेल है और उसने वो इसे इनबॉक्स में भेज दिया, यानी गलती गलती हो तो इस साइड पे हो जाए इस साइड पे ना हो। ये थोड़ा सा ऑपोजिट है स्पेसिफिसिटी से, क्योंकि स्पेसिफिसिटी में हम क्या कह रहे थे कि लेजिटिमेट की कोई गलती ना हो। ठीक है, वो रेदर मार्क्स देन ऑथराइज यानी कि वो लेजिटिमेट को बेशक कह दे कि वो गलत है, लेकिन वो फ्रॉड को ना कहे कि फ्रॉड को गलत डिटेक्ट ना करे, फ्रॉड को पास ना करे। लेकिन इस केस में हम कह रहे हैं कि वो स्पैम को बेशक पास कर दे, इनबॉक्स में डाल दे, लेकिन रियल वाली को इन स्पैम में न डाले। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा ऑपोजिट केस सिनेरियोज हैं, यूज केसेस इन दोनों के स्पेसिफिक और सेंसिटिविटी में डिफरेंस ये है, क्योंकि उसमें हम दे रहे थे उसमें हम पॉजिटिव्स को वेटेज दे रहे थे, इसमें हम नेगेटिव्स को वेटेज दे रहे हैं। ठीक, और एक और वर्ड है जो अल्टरनेटिवली वैसे यूज हो रहा होता है, अ, वो भी हम देखेंगे लेटर ऑन। चलिए इसको देख लेते हैं कि आई वाज जस्ट सेइंग दिस थिंग। जो स्पेसिसिटी है उसका दूसरा नेम है ट्रू नेगेटिव रेट। ठीक, यानी स्पेसिसिटी के लिए लेकिन एक रिकॉल का वर्ड बहुत यूज होता है, रिकॉल स्कोर। ठीक है, तो रिकॉल जो है बेसिकली वो इस सेंसिटिविटी के लिए एक अल्टरनेटिव वर्ड है जो यूज करते हैं हम लोग। यानी जो पर हमने सेंसिटिविटी पढ़ी है इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है रिकॉल। तो अगर आपसे ये कहें कि रिकॉल स्कोर निकालना है उस मॉडल का, तो इस द अल्टरनेटिव नेम ऑफ सेंसिटिविटी। और मैम इसको स्पेसिफिसिटी को क्या कहते हैं? वो लाइक उसके नेम से पता चल रहा है कि नेगेटिव रेट ही है। ठीक है, ट्रू नेगेटिव रेट, क्योंकि इसमें मतलब स्पेसिसिटी में हम नेगेटिव से तो देख रहे हैं कि ट्रू नेगेटिव और फिर फास्ट पॉजिटिव, यानी वो भी वो है कि फास्ट उसने पॉजिटिव कह दिया, पॉजिटिव उसने कह दिया, लेकिन इस समय वो नेगेटिव ही था। तो उसमें नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव जो क्लासीफाई हो रही है ना वो हम वेटेज उसको दे रहे हैं। तो ये ट्रू नेगेटिव रेट है, लेकिन ये ज्यादा ट्रू नेगेटिव रेट की टर्म यूज नहीं होती, स्पेसिसिटी की यूज होती है, लेकिन सेंसिटिविटी के लिए अल्टरनेटिवली वो यूज कर लेता होता है। इसलिए आई जस्ट टोल्ड यू गाइस के वो रिकॉल का वर्ड यूज होता है रिकॉल स्कोर। सो डोंट कंफ्यूज इट व्हेन दे आस्क फॉर रिकॉल स्कोर, बिकॉज ये भी अल्टरनेटिव वर्ड है, सेंसिटिविटी के लिए यूज होता है रिकॉल। ठीक, तो अब इस पे बेस्ड और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, सॉरी मैट्रिक्स हैं जो कि क्लासिफिकेशन मॉडल्स पे अप्लाई हो सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि कितनी हद तक परफॉर्मेंस है। ठीक,
लेकिन अगर रिग्रेशन में अगर हम देखें, क्योंकि ये तो अभी हम सारे मैट्रिक्स देखे हैं क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए, तो अगर रिग्रेशन की प्रॉब्लम हो, यानी हमने जो आउटपुट जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो न्यूमेरिकल हो, जैसे कोई हम टेम्परेचर की प्रिडिक्शन कर रहे हो या टाइम की प्रिडिक्शन कर रहे हो कि न्यूमेरिकल और कंटिन्यूस है, ठीक है, तो कंटिन्यूस डाटा हो या प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम, तो उस केस में हम कैसे करें? अभी ये देखो, ये बेस्ट फिट लाइन तो उसने मॉडल के लिए हमें प्रिडिक्शन कुछ इस तरह से दी कि उसने जो टेस्टिंग डाटा पॉइंट्स थे उसने बेस्ट फिट लाइन ये प्रिडिक्ट करके ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें से ना, इसकी जो इसने ये प्रिडिक्टेड लाइन जो इसने ट्रेंड एक दिखाया है, ठीक है, उसमें से इस बेस्ट फिट लाइन से जो इन डाटा पॉइंट्स का जितना डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करके बताएंगे कि किस हद तक इसने सही मेयर किया है। क्योंकि जो बेस्ट फिट लाइन है ये बेसिकली वो जो ड्रा करता है, ये उस तरह ड्रा करता है कि जो मैक्सिमम पॉइंट्स इसमें आए, और इसके अलावा ये कि वो उससे लाइक वो सही प्रिडिक्शन भी दे सके, इस तरह से वो बेस्ट फिट कोई ऐसी प्लॉट करे, ठीक है। ये नहीं है कि मैक्सिमम के चक्कर में, हमने कल भी देखा था कि ये नहीं है कि कोई ऐसी लाइन ड्रा कर दे कि जिसमें सारे पॉइंट्स ही कवर करने के लिए यूं ही बिल्कुल बना दे। तो अगर ऐसे हो तो हम इस केस में क्या कहते हैं, इसे इस लाइन को जो मैंने रेड वाली ड्रा की है, बस यस यस दैट्स गुड, फिर हम कहते हैं कि ओवर फिट हो गई, यानी कि कुछ ज्यादा ही इसने ट्रेन कर लिए, रटाई मार लिए बिल्कुल पॉइंट्स का कि कहाँ कहाँ है, और ऐसे उसने पैटर्न ड्रॉ कर लिए, तो इस केस में प्रिडिक्शन ठीक ही देगा। तो एक जनरलाइज बेस्ट फिट लाइन देखता है कि जिसमें वो प्रिडिक्शन भी ठीक हो, लाइक वो मैक्सिमम और कवर भी हो, ठीक है, और डिस्टेंस भी कम से कम हो दूसरे पॉइंट्स के साथ उसका, ठीक। और ये बेस्ट फिट लाइन के मुताबिक जो सी भी उसने बनाई होगी ऑटोमेटिकली मॉडल देख के डिसाइड कर लेता है खुद ही, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन जो बेस्ट फिट लाइन है उसमें से फिर जो बाकी पॉइंट्स है जो डिस्टेंस पे है उनका डिस्टेंस मेयर करके हम बता सकते हैं कि कितना एरर है, ठीक है। क्योंकि सारी तो ऑफ कोर्स पॉइंट पे वो पॉइंट्स इस पे कवर नहीं ना होंगे, अगर वो सारी करने बैठ जाए तो इसका मतलब है कि ट्रेनिंग ज्यादा ही हो गई, पूरा रट्टा ही मार लिया और ये ओवर फिटिंग में आ गया। तो जो बेस्ट फिट लाइन है उस पर डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स डिस्टेंस पे होंगे, तो जितना डिस्टेंस उसका होगा ये उसका एरर बता रहा होगा कि कितना है, ठीक है। तो हम इसमें एरर को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जो हम यूज करते हैं, उसमें से एक रूट मीन स्क्वायर एरर इसने रिग्रेशन में यूज किया है, RMSE स्कोर, RMSE, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर एरर। तो ये यूज होता है रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स में उसकी मॉडल को, रिग्रेशन मॉडल्स की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए। गॉट इट? बस बस। ओके, मैम यस। मैम ये ओवरफिटिंग की तरफ हमारा मॉडल कब जाता है, हम किस तरह मतलब इसको अवॉइड कर सकते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, लाइक ओवर फीडिंग की तरफ कब जा रहा है। तो बेसिकली जब ट्रेनिंग ज्यादा, एक पास का तो हो सकता है कि वो डाटा एक चीज का बहुत ज्यादा ही हो, ठीक है, तो उस चीज पे उसने वो ज्यादा उसको पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, तो इसमें मल्टीपल ये हो सकता है कि हम उसमें इम्प्रूव करने के लिए कुछ कॉलम्स जो एक्स्ट्रा ऐड हैं, या कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जो सिमिलर मीनिंग दे रहे होते हैं, यानी जैसे फर्ज करें कि हम कुछ मेयर कर रहे हैं चीज, तो उसमें हाइट का और जो है एक शू साइज का कॉलम है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये आपस में कुछ ज्यादा कोरिलेटेड है, ठीक है, आपस में जो कोरिलेटेड कॉलम्स हैं बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड, वो एक ही जैसे हमने ज्यादा दे दिए हैं ना, अगर फर्स्ट करें इसके साथ साथ ही रेलिवेंट कोई आर्म साइज हमने लिखा, आर्म की लेंथ, ठीक है, तो हमें पता है कि आपस में कोरिलेशन होगी आर्म लेंथ की भी, ठीक है, क्योंकि जितनी जिनों की हाइट ज्यादा होती है मोस्ट प्रोबेबली उनकी ये दो चीजें भी ज्यादा ही होंगी, ठीक है, मेजरमेंट्स में। अब फर्स्ट करो कि इतनी हाईली कोरिलेटेड जब होंगी तो उतना ही ज्यादा वो फिर ना सेम ही एक तरह से सेम पैटर्न आ रहा होगा और वो ज्यादा लर्न कर रहा होगा उस चीज को, तो ओवर फिटिंग के चांसेस होते हैं। तो जो ज्यादा हाईली कोरिलेटेड आपस में और इनका मीनिंग सेम है, तो हम उनमें से प्रेफर कर सकते हैं कि जो बेस्ट जो हमारे पास कॉलम है ना, ठीक है, तो हम वो ले लें, ठीक है, तो जो कि इन सबको यानी कवर कर ले, सही। तो इस केस में हम हाइट ही अगर ले लें तो कैन मेक सेंस, क्योंकि ये अगर हम अपना वो यूज केस देखेंगे कि उसमें ये वाला इतने जरूरी भी नहीं है, बस ये हाई कोरिलेशन की वजह से उस पैटर्न को ज्यादा लर्न करवा रहे होंगे, क्योंकि डाटा ज्यादा हो जाएगा इस हिसाब से इस पैटर्न स्पेसिफिक पे, ठीक है। तो हाइट बढ़ने से ये दो चीजें बढ़ ही रही हैं, ठीक, तो हम इन दोनों को फिर स्किप कर सकते हैं। इस केस में जो हाईली कोरिलेटेड एक ही जैसे जरा थोड़े से सेम पैटर्न जैसे जो यूज मतलब है, तो उसमें से देख लेंगे कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रख लें कॉलम को, और बाकियों को जरा स्किप कर दें। तो ऐसे करके भी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये और भी बहुत से यूज केसेस हैं, हम अभी देखेंगे कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम।
और कैसे ओवर फिटिंग से या अंडर फिटिंग से बच सकते हैं। ठीक, तो ट्रेनिंग डाटा में यस। जी मैम, ये मैं पूछ रहा था कि ये रूट मीन स्क्वायर एरर जो है ये भी मैट्रिक्स है एक। रूट मीन स्क्वायर, यस, अच्छा, ये मैट्रिक्स भी है। एक और मैट्रिक है। तो ये भी यस। कंफ्यूजन मैट्रिक्स पर बेस्ड करता है ये भी। व्हाट डू यू थिंक? I think it's based on it because we have to. It also have both actual values and predicted values. ओके, लेकिन ये इसमें कैटेगराइज तो नहीं कर रहा ना। ठीक है, मतलब इसमें कैटेगरीज तो नहीं है कि जिसको हम देखेंगे फ्रॉड था या नहीं था, फ्रॉड था या नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये अगर फर्ज करें रिग्रेशन में न्यूमेरिकल कंटिन्यूस डाटा, तो टेम्परेचर का अगर फर्ज करें कॉलम है, ये उससे टेम्परेचर का प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो एक टाइम पे 42 डिग्री हो सकता है, एक टाइम पे 42.5 हो सकता है, एक टाइम पे 47 हो सकता है। वो तो कंटिन्यूसली शायद ही कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दोबारा रिपीट हो जाए। ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे हो सकती है वैल्यूज। तो इनको हम किसी में कैटेगराइज तो कर नहीं रही कि स्पैम है, जैसे हम उसमें कर रहे थे क्लासिफिकेशन मॉडल था, स्पैम है या वो रियल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली दो कैटेगरीज पे तो हम कर नहीं रहे कि जो हम उसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स में देखें कि उसने सही प्रिडिक्ट किया या नहीं किया। ठीक, तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो बेसिकली है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए। रिग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, रिग्रेशन के लिए हम बेस्ट फिट लाइन से डाटा पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करते हैं एरर निकालने के लिए। जैसे क्लासिफिकेशन मॉडल्स के लिए हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को एज अ गाइडलाइन यूज करके हम जो हमने जो मैट्रिक्स निकालते हैं स्पेसिसिटी सेंसिटिविटी, तो उसी तरह से इसमें हम क्या करते हैं, बेस्ट फिट लाइन से जो बेस है ना, जितने भी मैट्रिक्स ज्यादातर यूज होंगे, जो स्कोर्स जैसे रूट मीन स्क्वायर एरर इसी तरह से, तो वो ज्यादा इस पे बेस्ड है कि वो देखता है कि बेस्ट फिट लाइन से जो डाटा पॉइंट्स ड्रॉ करेगा, और प्रिडिक्टेड वाली लाइन ये इसने बताई है, तो उसमें से ये जो डाटा पॉइंट से डिस्टेंस कितना आ रहा है max, ठीक है, एक्चुअल जो पॉइंट है और इसका, और जो ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज उसने जो ये लाइन बताई है, ठीक है, ट्रेंड पैटर्न से स्टडी करके, तो इनमें आपस में कितना डिस्टेंस है, ये हर एक पॉइंट का डिस्टेंस वो निकालेगा और फिर उससे उस पे बेस्ड ये एरर्स निकालेगा। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज समथिंग फॉर क्लासिफिकेशन मॉडल्स। तो रिग्रेशन मॉडल्स के लिए ये मेन है कि डिस्टेंस पॉइंट्स का निकालता है बेस्ट फिट लाइन, जो भी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, यानी उससे कितना डिस्टेंस है। राइट, ओके, तो ये तो दोनों हो गई थी हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग की, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। लेकिन अगर हम अनसुपरवाइज लर्निंग हो, तो उस केस में बेसिकली क्योंकि हम इसमें कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं करवा रहे, तो हम वो इसको मैच नहीं कर सकते कि प्रिडिक्टेड ये थी और एक्चुअल ये थी, क्योंकि हम प्रिडिक्ट तो करवाते ही नहीं है इसमें। इसमें तो क्लस्टरिंग हो रही होती है, और इसलिए इसमें हाँ, अलबत्ता इसमें भी इसके भी परफॉर्मेंस चेक जरूर हो जाती है अनसुपरवाइज लर्निंग की। वो हमारे ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम किस तरह से इसको लेके, लाइक हमारा जो अनसुपरवाइज लर्निंग का जो मॉडल है, इसे कितना प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया और कितने अच्छे तरीके से उसने वो क्लस्टरिंग करके उसके देखा है वेरिएबल्स को। ठीक, लेकिन क्योंकि इसमें हम वो प्रिडिक्ट नहीं कुछ करवा रहे, तो हमें कुछ नहीं पता। इसमें हम ये वाली बात ही जरूर है कि हम ये देखें कि कोई करेक्ट आउटपुट है ही नहीं है इसमें, क्योंकि जिसे हम कंपेयर कर सकें। ठीक, अ, लेकिन हम इस पे बेस पे इसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि जैसे जो हमारे रिजल्ट्स इसमें आए हैं, उन्होंने हमारे इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स कितना लाइक आगे इनहांस किया है, यानी इनिशियल ऑब्जेक्टिव से कितना वो मिलते जुलते आ रहे हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। तो ये जस्ट इसमें है। ठीक, अब मेन हमारा जो फोकस था यहाँ पे कि हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि So, इसमें 90। यस। अनसुपरवाइज का समझ लगी आपने क्या बताया कि उसको दूसरों को तो हम वेयर करने के लिए, उनके मॉडल वेयर करने के लिए हमारे पास है। हम्म, इसको मेजर कैसे करेंगे कि इसमें इसकी एक्यूरेसी को कितना एक्यूरेट है मॉडल हम्म, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। वो यही है कि हम इसमें जो इसकी जो एसेस है ना, परफॉर्मेंस इसकी जो एसेस कर सकते हैं, इस बात पे कर सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स को कितना एडवांस कर रहे हैं। ठीक है, अ, ठीक है, कितना वो हमारे इनिशियल ऑब्जेक्टिव से अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हम इस पे कर सकते हैं।
इनिशियल फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का करें कोई इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स लाइक कोई भी हो सकते हैं कि हम उसमें क्लस्टरिंग करके यही देख रहे हैं कि कितने उसके अंदर फर्ज करें कि ओरिजिन वेस्ट, या हम देख रहे हैं कितनी स्पीशीज हैं, या हम ये देख रहे हैं कि एनोमली डिटेक्शन उसने किया या नहीं की। तो एनोमलीज उसने डिटेक्ट कर ली हैं, ठीक है, कितनी ठीक है, उसने क्लस्टरिंग बना के एनोमलीज आउटलायर वो रिमूव कर दें हम फिर बाद में, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें पूरा हो जाएगा कि लाइक हमने क्लस्टरिंग करके देख ली थी। ठीक है, ये हम चर्निंग का देख रहे हैं तो उस हिसाब से हमने जो कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि लाइकली जो है ना कस्टमर्स छोड़ के चले जाएंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, हमारी सर्विस से। तो जो है उसमें क्लस्टरिंग वो कर दे, ठीक है, तो हमें वो पता चल जाएगा कि किस किस कैटेगरी के लोग इसमें फॉल कर सकते हैं। तो बस यही हम ये इसमें लाइक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में यानी कि कितना वो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव से कर रहा है। तो ये लेकिन उस तरह से प्रॉपर लाइक मैट्रिक्स जैसे आप वो निकालते स्कोर्स वगैरह, ये हम इस पे इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हम इसमें प्रिडिक्ट कुछ नहीं करवा रहे। तो हमारे पास कोई ऐसी है ही नहीं है कि हम प्रिडिक्ट करवा रहे हो, और फिर कोई ऐसा है ही नहीं है कि जो एक्चुअल वैल्यू हमने जो आपस में इन दोनों को कंपेयर करने के लिए रखी हो, बिकॉज प्रिडिक्शन ही कुछ नहीं हो रही, जस्ट इसमें क्लस्टरिंग है। सो ये इसको वैसे नहीं हम लेके चल सकते जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के थे केस सिनेरियोस। सो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही इसको रखते हैं, जब हम इसको करेंगे तो मजीद हम इसमें फिर देख सकते हैं कि क्या सिनेरियोस निकलते हैं मजीद। ठीक, generally we can say just these things, right? ओके, वेलकम। अब हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि 90% भी अगर वो हमें दे रहा है ना स्कोर फर्स्ट का सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी में, लेकिन वो हमारे यूज केस के मुताबिक ये भी कम हो सकता है, इवन 95 भी कम हो सकता है, लेकिन हम इतना सोफिस्टिकेटेड लेके चल रहे हो अगर चीज़ों को, तो हम अपना स्कोर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है 70 भी एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, क्योंकि हम बताए कि उसमें जितने भी मॉडल्स कभी भी लाइक उस केस में ज्यादा वो इतनी ही तक ही ज्यादा ज्यादा जाते हैं। तो वो हम चीज देख लेते हैं कि हमने इम्प्रूव करना है अपने थ्रेशोल्ड के हिसाब से। तो अगेन जब हमने इवेलुएट किया परफॉर्मेंस गुड है तो हम आगे उसके नेक्स्ट स्टेप्स के लिए भेज देते हैं, लेकिन अगर वो उसने परफॉर्मेंस हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं दी हुई है, नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो हम उसे दोबारा से ट्रेनिंग के फेज में भेज देते हैं। ठीक है, दोबारा से हम ट्रेनिंग के मॉडल के फेज में आएगा, और ट्रेनिंग विद द मॉडल के फेज में तब तक फायदा नहीं है जब तक हम उसको फिर चेंज नहीं करते चीज़ों को। ठीक है, अगर हमने चेंज किए बगैर दोबारा से वैसे ही रन करते जा रहे हैं, इट विल बी ऑफ नो यूज डेफिनेटली। तो कुछ ऑप्शंस हैं कुछ इम्प्रूव करने की, उसमें ये है कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जिसको थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस भी किया था कि ओवरफिटिंग से हम कैसे बच सकते हैं, तो उसमें मैंने इस तरह से मिलती जुलती एग्जांपल इसमें दी थी। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग या ensemble मेथड्स। ठीक, तो हमें पता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो एज इट नेम शोज कि हम डायमेंशंस को रिड्यूस कर रहे हैं। डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन वो हर फीचर है जो हमने ऐड किया है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, जितने कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जो फीचर्स हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं मॉडल को फीड कर रहे हैं मॉडल को ट्रेनिंग के लिए, वो नंबर ऑफ फीचर्स अगर हम इनको रिड्यूस करते हैं यानी अननेसेसरी कॉलम्स को हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो अगर हम इस तरह से सिलेक्शन करके भी ज़रा स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन करेंगे, तो डेफिनेटली ये फिर हमारे परफॉर्मेंस को इतना मॉडल की इंप्रूव करेगा, क्योंकि जो जंक डाटा है जो ज़्यादा मतलब कि बिलो में जो बस मॉडल की ट्रेनिंग में उल्टा उससे कंफ्यूज कर रहा है वो सारा हम निकाल देंगे। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल, इससे ये मतलब जो इरेलेवेंट डाटा है, फॉर एग्जांपल इरेलेवेंट कैसे हो सकता है डिमेंशनलिटी रिडक्शन के अंदर, एक ये कि इरेलेवेंट कॉलम जैसे मैं फाइंड आउट ये करना चाह रही हूँ कि ट्रैवल टाइम किसी भी बंदे का कम्यूट टाइम कितना है, यानी कि फॉर एग्जांपल ऑफिस जाने तक उससे कितना टाइम लगेगा कम्यूट टाइम। ठीक, और अब मैं मशीन लर्निंग को जो फीचर्स दे रही हूँ ट्रेनिंग के लिए वो है कि आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स जितने उसने ट्रैवल किया ठीक करना है, नंबर ऑफ आवर्स, या फिर इसके अलावा ठीक है टाइम ऑफ द डे, या फिर इस तरह से जैसे यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि वेदर, ठीक है, ये और ग्लास ऑफ वाटर, ये तीन उसने बताए हैं फीचर्स उसने मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए दिए थे कम्यूट टाइम निकालने के लिए। तो इस चीज़ को इम्प्रूव इसलिए कि इतना किया जा सकता है कि जो इरेलेवेंट है यानी ठीक है ये और नंबर ऑफ जो आवर्स हैं वो मेक सेंस करता है कि किस जो टाइम ऑफ द डे है उसमें वो जा रहा है, ठीक है, और इसके अलावा ये भी मेक सेंस करता है कि वेदर अगर खराब होगा तो डेफिनेटली वो कम्यूट टाइम को अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर वो दिन में कितने ग्लास पानी पीता है इसका इसके कम्यूट टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ मॉडल की ट्रेनिंग में लाइक इनका कोई यूज नहीं है, बट अगर उनका कोई वो कंफ्यूज करेंगे या वो इम्पैक्ट करेंगे कि इन दोनों की लर्निंग पे कंसंट्रेशन जरा डिवाइड होगी और इस पे भी आएगी, तो हम वो चीज़ खत्म करने के लिए फिर
जो है इसको रिमूव भी कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर लेगा फिर पहले, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा ट्रेन होगा क्योंकि वो फिर अब जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सिर्फ उसी पे रन कर रहा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इसकी डेफिनेटली मॉडल की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो एक तो ये तरीका होगा कि मैं इरेलीवेंट्स जो इरेलीवेंट कॉलम्स हैं उनको हटा दूँ। दूसरा तरीका ये है कि जो फीचर्स आपस में हाईली कोरिलेटेड है, यानी उनकी जो इंफॉर्मेशन है आपस में एक ही जैसी है, ठीक है। तो बजाय इसकी वो मैं सेम इंफॉर्मेशन ही उसको ज्यादा पैटर्न उसी पे रन करवा दूं कि इतने ज्यादा कॉलम्स वो सेम ही एक ही जैसे मिलते जुलते इंफॉर्मेशन हो, तो उससे बेहतर है कि मैं उसको डिफरेंट वे से डील करूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दी थी कि हाइट और शू साइज मिलते जुलते हाईली कोरिलेटेड है, ठीक है। इनका पैटर्न आपस में सेम ही होगा। अगर टॉलर पर्सन है तो उसका शू साइज डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, और जो स्मॉलर पर्सन है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका शू साइज भी जो शॉर्टर शॉर्टर हाइट के हैं, ठीक है, उनका शू साइज भी रिलेटिवली स्मॉलर होगा। तो इसलिए हम इनमें से देखने के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग फैक्टर है, ठीक है, वो ये हाइट है, तो हम उसी को यूज कर लें। यस सर हर्षिल। जैसे इसमें अगर हम देखें तो, जैसे अगर किसी को हम जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें तो उसको उतना ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए ना। जैसे हम यहाँ हाइट और शू साइज दे रहे हैं, तो अगर मैं जनरल बात करूँ तो जिसको मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दूंगा उतना एक्यूरेट होगा। तो ये क्यों होता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर यस। कोरिलेटेड भी चलो है, फिर वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल कि मैंने प्रेडिक्ट ये करना है कि वो बंदा जो है स्पोर्ट्स पर्सन है या नहीं है, ठीक है, कि वो स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, यानी स्पोर्ट्स में चल सकता है स्पोर्ट्स पर्सन या नहीं है, ठीक है। इस तरह से कुछ मैं फर्ज करें यस और नो, इस तरह से कोई भी यूज केस हो सकता है, लेकिन उसमें फर्ज करें हाइट का एक फैक्टर लेके ऐड है। अब एक हाइट को ही इनहेंस कर रहा है ये फैक्टर शू साइज भी, एक तरह से कह लो, क्योंकि इसका शू साइज का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है या नहीं बन सकता, या जो भी कह लो कि किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट के लिए हाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर हो सकता है, लेकिन शू साइज इज नथिंग रेलेवेंट टू इट। क्योंकि और हाँ अलबत्ता ये जो कॉलम है ना, इस चीज को एनहांस जरूर कर रहा है हाइट को अगेन, क्योंकि इसके साथ ये हाईली कोरिलेटेड है। जो वैल्यू अगर इसकी इंक्रीज हो रही है तो शू साइज की भी इंक्रीज ही हो रही है, अगर उसकी कम हो रही है तो उसकी भी कम हो रही है, तो पैटर्न एक जैसा रन करेगा बार बार वो। तो उससे क्या होगा, बेशक डाटा ज्यादा है लेकिन वो एक ही जैसा डाटा अगर हम दे दें तो वो भी लाइक नुकसानदेह हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मॉडल को रन करती हूँ क्लासिफाई करने के लिए कि वो कैट और डॉग की पिक्चर्स को डिटेक्ट कर ले, ठीक है। तब फर्ज करें मैंने उसको 100 पिक्चर्स दी हैं, और 100 पिक्चर्स में से जो 90 पिक्चर्स हैं वो मैंने डॉग्स की मुख्तलिफ तरह की फेसेस की दे दी हैं, ठीक है। कभी साइड है, कभी इस तरफ है, लाइक हर तरह के डॉग की मैंने 90 पिक्चर्स दी हैं, और कैट के सिर्फ 10 दी हैं। तो क्या होगा, अब डाटा तो कहने को है ज्यादा ना डॉग्स का, तो फायदा होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, इम्बैलेंस हो गया डाटा। दूसरे कॉलम्स को वेटेज अब कम मिल रही है इसकी निस्बत, ठीक है। तो क्या होगा कि हो सकता है कि फिर क्योंकि इसने इस डाटा पे डॉग के डाटा पे लर्न ज्यादा कर लिया है, उसके पैटर्न्स को ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करी, कैट को उसने स्टडी नहीं किया, उसको कैट का डाटा कम मिला तो उसको पता ही नहीं कि कैट दिखती कैसे है। तो क्या करेगा वो, कि हो सकता है कि आप कैट की पिक्चर दिखाएं और उसको कह रहे हो ये डॉग है, क्योंकि उसने डॉग को ही लर्न ज्यादा कर लिया था, उसने उसका रट्टा मार लिया था, तो कैट की भी आएगी तो उसको कहेगा ये डॉग है, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इम्बैलेंस को अगर हम रिमूव कर दें, थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें डाटा को, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो कोरिलेटेड जाता है, जो एक ही जैसे मतलब इन्फ्लुएंस कर रही हैं चीजें, तो हम उनमें से देख रहे हैं कि हाइट ज्यादा बेटर है आपस में। कहने का मकसद ये कि जो कोरिलेशन है ज्यादा, यानी जो कोरिलेशन का क्या मतलब होता है, आपस में जो कॉलम्स का है आपस में रिलेशन हम देख रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि कोरिलेटेड कॉलम्स जो है ज्यादा कोरिलेटेड है, ठीक, यानी ज्यादा इनका आपस में रिलेशन स्ट्रॉन्ग है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के कम होने से दूसरा भी कम हो रहा है, ये ज्यादा कोरिलेटेड है। उन कॉलम्स में से हम एक फीचर को सिलेक्ट करें, हम रैंडमली नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी हम उनमें से कर रहे हैं जो ज्यादा कोरिलेटेड है, ठीक है, यानी जो एक ही जैसे पैटर्न दे रहे होंगे, तो फिर मॉडल क्या करेगा, वो एक तरह से इम्बैलेंस हो रहा है ना डाटा सेट के अंदर थोड़ा सा, कि एक जैसे ही जो पैटर्न की जो मतलब आपस में कोरिलेटेड है वही ज्यादा आ रही है, तो मॉडल उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन कर जाएगा लर्निंग में। तो उससे बचने के लिए यानी मैं शू साइज, आर्म लेंथ, ये चीजें ज्यादा ऐड कर दूं और वेट का सिर्फ एक ही कॉलम ऐड किया हो, तो अब अपेरेंटली जो अगर मैं अगर खाली वेट की बेस पे देखना चाहूँ कि वो स्पोर्ट्स पर्सन है या नहीं है, तो इतना अच्छा डाटा प्रिडिक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाइट की बेस पे देखना चाहूँगी तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें हाइट से मिलते जुलते दूसरे कॉलम्स ऐड है, फीचर्स ऐड है, जो कि उसी की
जो पैटर्न उसको इनहेंस कर रहे होंगे, तो पैटर्न ज्यादा अच्छा वो हाइट पे लर्न कर लेगा, उसका वेट पे ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसका एक ही कॉलम है। तो ये चीजें हैं। ठीक मतलब एक तरह से कह रही कि डाटा इम्बैलेंस से बचने के लिए कर रहे हैं हम। वो बात आपकी ठीक है, डाटा ज्यादा हो तो अच्छा ट्रेन होता है, लेकिन वो डाटा की नेचर क्या है, डाटा है किस तरह का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ डाटा क्या है। तो उसमें हम ये कोरिलेशन, कोरिलेटेड डाटा को में से देख सकते हैं, कोरिलेशन कोरिलेटेड फीचर्स में से कि जो सा बेस्ट वाला है वो हम यूज करें। जैसे इस केस में फिर हमने हाइट को यूज कर लिया। इसी तरह से बहुत से ऐसे कॉलम्स हो सकते हैं जो हम उनको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, कोलैप्स कर सकते हैं एक ही में। जैसे हमें पता है बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ये रेशियो है वेट और हाइट की, राइट। यानी हम इसका फॉर्मूला देखें तो इस तरह से है, वेट और हाइट। तो अब हम अलहदा से हाइट का लें, अलहदा से वेट का कॉलम लें, तो दो अलहदा अलहदा कॉलम्स हैं। और अगर हम इसका डायरेक्टली अगर इसकी जगह पे हम वे बॉडी मास इंडेक्स ही दे दें, ठीक है, यानी वेट और हाइट इन दोनों की इंफॉर्मेशन भी लूज नहीं हो रही, इंफॉर्मेशन दोनों ही यूज हो रही है क्योंकि वेट भी यूज हो रहा है, हाइट भी यूज हो रही है, तो इंफॉर्मेशन भी लूज नहीं हो रही। और हमारे पास एक मतलब कह लें कि फीचर्स जो है कम हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है इसमें कि हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन से। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन में हमने ये देखा है कि हम किस तरह से या तो हम इरेलीवेंट फीचर्स को रिमूव कर दें, जैसे हमने ऊपर देखा कि नंबर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर वो कितने पी रहा है उसका ट्रेवल टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है। या फिर हम जो हाईली कोरिलेटेड फीचर्स हैं तो उनमें से एक ले लें कि हाईली कोरिलेटेड में से जो फीचर्स हैं उनमें से एक को रख लें, ठीक है, ओनली वन फीचर। ठीक है, तो इस तरह से भी हम डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करें। डायमेंशनलिटी क्या है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फीचर्स देंगे उतनी ज्यादा डायमेंशंस हो जाएंगी ना, तो हम फिर सिर्फ चूज वन कर लें, ठीक है, हाईली कोरिलेटेड में से। या फिर एक तरीका ये है डायमेंशंस को रिड्यूस करने का कि हम कोलैप्स कर दें, यानी कि मिलते जो आपस में है वैल्यूज, जैसे एक हाइट और वेट है, तो ये नहीं हम कर रहे कि इसमें से डाटा लूज भी नहीं हुआ, डाटा का लॉस भी नहीं हुआ कि हमने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस की हो कि हाई वेट के कॉलम को ही निकाल दिया है बगैर देखे। ऐसा भी नहीं हुआ है क्योंकि दोनों ही वैल्यूज को यूज किया है हमने, और एक नया कॉलम में उसको ऐड कर दिया बॉडी मास इंडेक्स में, जिसमें दोनों वैल्यूज यूज हो रही है, और इनकी वैल्यूज को बॉडी मास इंडेक्स में डाल दिया। ठीक, तो इस तरह से हम मल्टीपल फीचर्स को जब कोलैप्स करेंगे एक में, दो की बजाय अब एक ही कॉलम यूज होगा, तो क्या हो गया, डायमेंशंस रिड्यूस हो गई क्योंकि हर फीचर एक लेवल से डायमेंशन में आ रहा होगा इसके इस केस में, ठीक है। तो डायमेंशंस रिड्यूस हो जाएंगी, हमने जब नंबर ऑफ फीचर्स उसके रिड्यूस किए तो इससे ऑटोमेटिकली फिर इससे डाटा ज्यादा होने का मतलब पता है क्या होता है, कि ज्यादा डाटा ट्रेनिंग के लिए अच्छा है, वो होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। जितनी ज्यादा यानी एंट्रीज हैं, जितनी ज्यादा इंस्टांसेस हैं, उतना ही अच्छा वो ट्रेनिंग होगी उसकी डाटा की। डाटा ज्यादा होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, इंस्टांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर हम कहें ना कॉलम्स, जैसे अगर तो यस, यस। जैसे अगर इस तरह हो, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दी कि किसी भी ट्रैवलिंग से अगर पानी जितना पीता है वो तो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी बिल्कुल। हम्म। अब लेट्स से मैं बास्केट अगर मैं बास्केटबॉल प्लेयर की बात करता हूँ, एक बास्केटबॉल प्लेयर है तो उसकी मुझे प्रॉपर्टीज देखनी है, तो मैं उसकी एक हाइट देखूंगा। और मैं हाइट के साथ ये देखूँ कि अगर उसकी 7'5" अगर उसकी हाइट है तो वो जंप कितनी कर सकता है, ठीक है। तो अब ये तो सबको पता है कि जिसकी हाइट जितनी ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा जंप कर सकता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी जो नहीं कर सकते, हाइट कितनी ज़्यादा हो। तो अगर मैं हम्म। उसकी हाइट के साथ जंप हाइट भी दे देता हूँ तो ये एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। ये चीज़ हम्म। अब दो तीन सिनेरियो तो होगा मेरे पास, या तो मैं सिर्फ हाइट दूँ, या तो मैं हाइट और जंप हाइट दोनों दूँ, या तो जंप हाइट और हाइट को दोनों को मैं कर दूँ, कोलैप्स कर दूँ, जैसे मास और वेट को किया आपने, हाइट और वेट को किया आपने। तो यस, कौन से सिनेरियो में इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी ज़्यादा? यस, यस, ऐसे ही है, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारे यूज केस के मुताबिक कौन सा बेस्ट फिट है, ठीक है, हमारे इस सिनेरियो में। क्योंकि जैसे अब यहाँ पे हाइट और वेट के लिए एक अलग से एक है कि फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स की एक टर्मिनोलॉजी थी जिसमें जो फिट हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि जैसे जंप, वो जो आप कह रहे हैं जंप हाइट और उस प्लेयर की अपनी हाइट, वो उन दोनों को मर्ज करके कोई ऐसा मैट्रिक या कोई ऐसी वो टर्मिनोलॉजी है नहीं कि उन दोनों को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करके किसी और में फिट कर सकें, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स की टर्मिनोलॉजी तो है हमारे पास, तो हमने उसमें कर दिया। तो ये डिपेंड करता है यूज केसेस पे, और फिर हम वो देखना पड़ेगा कि हम क्या प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें जंप साइज और हाइट लाइक कोई हाईली कोरिलेटेड है या नहीं है, परफॉर्मेंस से पहले उसके
इसको रिड्यूस के बगैर भी अच्छी आ रही है, तो व्हाई वुड नीड दैट। ठीक है, तो पहले वो उसे ऐसे ही रन करके देख लिया। जो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें भी हम काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिमूव कर चुके होते हैं। ठीक है, तो जो उसके बाद फिर भी अगर इम्प्रूव नहीं होती तो फिर हम ये जो है ना सिक्योर यूज़ करें जस्ट टू सॉरी ये स्ट्रेटजी यूज़ करें डायमेंशनलिटी रिडक्शन की, जस्ट टू इम्प्रूव आवर मॉडल स्कोर। ठीक, तो यस यू हैव अंडरस्टूड इट क्वाइट राइट, जैसे आपने एग्जांपल दिया। लेकिन अगेन हम उस पर अप्लाई तभी वैसे ही करेंगे जो हम सिनेरियो अपना देख के करेंगे कि किस हिसाब से है। ठीक है, यूज केस उसका क्या वो वैलिड भी है, जो स्ट्रेटजी उस पर या नहीं। ठीक, तो अच्छा, जैसे डायमेंशनलिटी रिडक्शन थी वैसे ही हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी है। एक दूसरा मेथड है मॉडल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, जैसे इसकी ट्यूनिंग से पता चल रहा है कि हम हाइपर पैरामीटर्स को थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। यानी मॉडल्स, अब कई तरह के मॉडल्स हैं। अब जैसे इसके एग्जांपल्स नहीं है, जैसे म्यूजिक की कई टाइप्स हैं। अब फर्स्ट करें कि कोई क्लासिक म्यूजिक है या कोई हिप हॉप म्यूजिक है या कोई मेटल म्यूजिक है। ठीक, तो इन सब में इनकी सबकी सेटिंग्स डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर मुझे इनको मिक्स करना है या देखना है इनकी, तो वो अलग अलग ही हर एक की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट है, उन्हीं में इनकी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। राइट, तो इसी तरह से मॉडल्स का भी वही कहता है कि भाई जैसे उसमें म्यूजिक में हर एक का जॉनरा डिफरेंट है, कि कोई क्लासिक है, कोई वो मेटल मेटल वाली, और वो सारी इस तरह की हिप हॉप है। तो इसी तरह से मॉडल्स की भी, क्योंकि अलग अलग लाइक एल्गोरिथम्स पे वो बेस्ड होते हैं, हर मतलब डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स वाले भी होते हैं मॉडल्स जो हम यूज कर रहे होते हैं, तो उनमें भी हम ट्यूनिंग के लिए मल्टीपल हाइपर पैरामीटर्स हैं उनको छेड़छाड़ करते हैं उससे। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा। जैसे एक एग्जांपल हमने पहले देखी भी थी ये वाली, जिसमें हमने देखा था कि एसवीएम जो क्लासिफायर है, वो हमने उसको जब लीनियर वाली लाइन दी थी तो उसमें उसने ज्यादा मिसक्लासिफाई किया हुआ था। ठीक, लीनियर वाली में एससीएम का यही एक्सेप्टेंस रेट जब देख रहे थे तो ज्यादा डाटा पॉइंट्स जो है वो रॉन्गली क्लासिफाई हुए हुए थे। लेकिन अगर हमने उसी में चेंज ये लेके आया कि हमने लीनियर की बजाय पॉलिनोमियल कर दिया, तो ये कर्व शेप्ड आई जब हमारे पास क्लासिफायर में, तो ये उसने ज्यादा अच्छा प्रिडिक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये जस्ट हमने जो ये चेंज किया ना, यानी उसकी हमने रखा एसवीएम ही था। ठीक है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन, लेकिन उसके हाइपर पैरामीटर यानी उसकी जो एक फीचर था ना उसको थोड़ा सा ट्यून कर दिया, यानी उसके जो कर्नल था इस केस में, ठीक, वो मैंने लीनियर से पॉलिनोमियल कर दिया। ठीक, तो इस तरह से और भी हर मॉडल के अब अपने अपने पैरामीटर्स, यानी स्पॉट वेक्टर मशीन के अगर ये पैरामीटर्स हैं कर्नल, सी, डिग्री, गामा, श्रिंकी, कोफिशिएंट, ऑल, तो इस तरह से ये इन सब में से मतलब मैं अपने हिसाब से देख सकती हूँ कि मुझे कौन सा चेंज करना है। जैसे मैंने इसमें इस केस में सिर्फ कर्नल को चेंज किया था, तो और भी इतने ज्यादा हाइपर पैरामीटर्स हैं जिनका स्पेसिफिक कोई ना कोई काम है, तो हम मैं उन्हें जब चेंज करती हूँ तो एसवीएम की जो एल्गोरिदम का बेस्ड जो मॉडल है ना, वो फिर वो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत चेंज आएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से करके देख सकती हूँ। ठीक, अब हर मॉडल के जो अंदर, जैसे अब डिसीजन ट्री है तो उसके अंदर डिफरेंट तरह के हाइपर पैरामीटर्स होंगे, उसमें ये वाले सारे नहीं होंगे क्योंकि वो डिफरेंट एल्गोरिथम पे बेस्ड है। जैसे म्यूजिक के जॉनर्स थे डिफरेंट डिफरेंट, और हर एक की सेटिंग डिफरेंट है। किसी को गिटार पे चेंज करनी है, किसी की उस डिफरेंट उस इंस्ट्रूमेंट पे, पियानो वगैरह पे चेंज करनी है। तो इसी तरह से एसवीएम के या ये जितने एल्गोरिथम्स हैं मॉडल के डिफरेंट, जैसे डिसीजन ट्री अलग से है, रिग्रेशन बेस्ड अलग से है, या एसटीएम अलग से है, तो लीनियर रिग्रेशन या मल्टी लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल वो जो मॉडल्स हैं मशीन लर्निंग के, तो हर एक के अपने अपने हाइपर पैरामीटर्स हैं। जैसे हम फंक्शन अप्लाई करते थे ना पाइथन में, तो फंक्शन के अंदर हम वो मल्टीपल आर्गुमेंट्स होते थे, वो डिफरेंट वे से सेट कर रहे होते थे। तो वैसे ही इसमें भी यही है कि हम जब इसमें भी यही होगा कि ब्रैकेट के अंदर ही हमने हाइपर पैरामीटर्स जो इसके है ना वो डिफरेंट वे में करके देख लेंगे। तो अब ये नहीं है कि हम ये बिल्कुल ही हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ही चेंज कर रहे हो, बल्कि कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में भी इसकी अप्रोचेज हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने की। तो वो हम लेटर ऑन देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड वे में भी लाइक हम कुछ लाइक स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में, कि अगर ये हुआ तो हम ऐसे चेंज करेंगे, ये हुआ तो ऐसे चेंज करेंगे तो सही आंसर देगा। तो बहरहाल मगर बात ये कि हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके भी मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक हमने पढ़ लिया था डायमेंशनलिटी रिडक्शन, दूसरा क्या हमने पढ़ लिया, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। राइट, यहाँ तक क्लियर है? यस बस क्लियर क्लियर। यस। जी सर हाशिर, क्या कह रहे हैं? बस मैंने कहा क्लियर है, कंटिन्यू करा। ओके ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड।
अब बस एक आखिरी मेथड रह गया और फिर हमें क्लास एंड करते हैं। इसमें जस्ट ये है, इंसेबल मेथड। अभी तक हम मॉडल एक एक ही ले रहे थे, राइट, और उसके अंदर से चेंजिंग्स कर रहे थे। यहाँ उसमें हम पहले डायमेंशनलिटी रिडक्शन में हमने डाटा सेट के अंदर चेंज किया था, ठीक है, यानी फीचर्स जो हम दे रहे थे उसमें। इसमें हमने मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स में चेंज किया। इंसेबल मेथड के अंदर हम डिफरेंट मॉडल्स लेंगे, यानी कि हो सकता है कि एक मॉडल में यही वाला रख लूँ कि एसवीएम के अंदर लीनियर है, दूसरा मॉडल में ये रख लूँ कि एसपीएम के अंदर पॉलिनोमियल है, तीसरा मॉडल में रख लूँ कि एसपीएम या एसपीएम की जगह पे कोई और ही इंटायरली एल्गोरिदम डिफरेंट यूज कर लूँ। मतलब कि और ही क्लासीफाई यूज कर लूँ जो एसवीएम के मतलब डिफरेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से करके मैं मतलब डिफरेंट तरह के मॉडल्स यूज करके मैं क्या करूँगी, इन सैम्पलिंग कर रही हूँ, यानी कि मैं एक ही उसी सेम फीचर्स के ऊपर तीन तरह के, जैसे यहाँ पे डिफरेंट उसने मॉडल्स यूज किया, उन तीनों की डेफिनेटली अपना अपना रहता जो आउटपुट आएगा, तो उनमें से वोटिंग करवा लूंगी। वोटिंग करेंगे कि कौन सा ज्यादा सही है और फिर वो फाइनल आउटपुट हो जाएगा। जैसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो फॉर एग्जांपल उसने स्टूडेंट का बताया कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, तो उसने मॉडल ए में भी एक्सेप्ट कर दिया, मॉडल बी ने कह दिया नॉट एक्सेप्ट। मॉडल वही सेम फीचर्स हम इन सारे मॉडल्स डिफरेंट मॉडल्स को फीड करवा रहे हैं, सेम फीचर्स। तो तीसरे ने भी कह दिया एक्सेप्टेड। तो इसमें से वोटिंग होगी, तो तीन दो एक्सेप्टेड है, एक नॉट एक्सेप्टेड है, तो हम फिर जो मेजर है वो हम जमहूरियत के मुताबिक मेजोरिटी इज अथॉरिटी, तो एक्सेप्टेड वाले ज्यादा हैं, तो हम वो यानी हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। ठीक, तो हम एक इस तरह से वोटिंग करवा के सैम्पलिंग टेक्निक से भी यूज कर सकते हैं। सो इससे भी परफॉर्मेंस इस तरह से इम्प्रूव हो रही है कि फॉर एग्जांपल अगर एक वाले मॉडल में से गलती हो सकती है, ठीक है, कि वो इतना अच्छा नहीं गया, तो दूसरे वाले या तीसरे वाले में से तो मतलब कि कोई ना कोई चांसेस हैं कि एक्यूरेसी ज्यादा पहले से, या मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी हुई होगी किसी ना किसी ट्यूनिंग से, ठीक है, या किसी ना किसी ऐसे फीचर्स या पैरामीटर से जो हमने इसमें ऐड किया, ठीक। तो या डिफरेंट एल्गोरिथम का कोई मॉडल यूज किया, कोई यूज किया, तो इन दैट केस वो कंपनसेट होगा, और फिर हम मेजोरिटी देखेंगे तो यानी जो अब आंसर आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये क्लासिफिकेशन में ये एग्जांपल होगी कि उसने क्योंकि कैटेगरीज थी, तो जो सी ज़्यादा कॉमन कैटेगरी आई है मॉडल्स के साथ वो हमने एक्सेप्ट कर ली वोटिंग करवा के। तो यही अगर रिग्रेशन है, तो रिग्रेशन में क्योंकि आउटपुट हमारे पास कैसा होता है टारगेट वेरिएबल के, वो उसने कंटिन्यूस डाटा या न्यूमेरिकल डाटा डेफिनेटली वो उसने कंसिडर करना है। तो अब की बारी मॉडल्स ने फॉर एग्जांपल एक ने 5 प्रिडिक्ट किया, एक ने 8, एक ने 4। तो रिग्रेशन के केस में क्या करेगा, वो इन सारे आउटपुट्स का एवरेज ले लेगा। तो ये एवरेज जो है ये हमारा मेन आंसर होगा, 5 + 8 + 4 / 3। तो जो एवरेज निकाला 5.67 आया इन तीनों मॉडल्स के आंसर्स का। तो ये हमारा इंसैम्पल मेथड है। इजी है। यस मैम। ऑलराइट, बस ये थे हमारे तीन डायमेंशनलिटी रिडक्शन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और इंसैम्पल मेथड। यहाँ तक हमने ये भी देख लिया कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद डीप लर्निंग है। आई थिंक ये इजी है, इसमें हम कोई भी नहीं मतलब इसको बाद में देख लेंगे जब हम डीप लर्निंग पे जाएंगे ना, तो इसको बाद में थ्योरेटिकली देख लेंगे। अभी हम फिर अब जो मंडे से स्टार्ट करेंगे तो हम प्रोजेक्ट पे मशीन लर्निंग का कोई ना कोई देखेंगे अप्लाई करके, बेसिक से बेशक स्टार्ट कर लें। और एक आप अपने एंड पे भी ये कर सकते हैं कि कोई भी जो टॉय डाटा, बेशक आप टाइटैनिक का ले लें, आइरिस का डाटा सेट ले लें, और उस पर देखेंगे कैसे मशीन लर्निंग अप्लाई होती है। अगर नहीं तो एटलीस्ट अपने एंड पे उसमें आप जो है वो लाइक एटलीस्ट डाटा क्लीनिंग और वो चीज़ें शुरू वाली जो स्टेप्स है ना, वो थोड़ा सा उसके ऊपर अप्लाई करके आना है, ठीक। तो अभी क्योंकि अभी हमने मशीन लर्निंग की कोडिंग नहीं देखी, तो चले वो मैं अभी स्टार्ट कराऊंगी क्लास में प्रॉपर्ली इंशाल्लाह मंडे से। कोई क्वेश्चन? मीन्स मेरे ख्याल से अगर आपको ये डेटा सेट हमें देते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कि हम बायो डेटा सेट पे वो करते हैं। उसमें अगर हम खुद से थोड़ी सी एफर्ट करें ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट का हमें आ गया कि किस तरह करना है, अब बस कोड ही देखना हुआ तो फिर एआई भी निकाल सकता है, चैट जीपीटी वगैरह से। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपको डेटा सेट देते हैं ना वीकेंड के लिए, तो वीकेंड के लिए कर सकते हैं। यस, दैट्स गुड। ठीक है, फिर मैं कोई डाटा सेट क्लास में स्लैक में शेयर कर देती हूँ। तो हम उसमें देखते हैं कोई यूज केस सिनेरियो के रियल वर्ल्ड टाइप से मिलता जुलता ही हो, गई कस्टमर सेगमेंट में भी कस्टमर चर्निंग है, ऐसा सब कुछ हो। तो वही मैं कैगल का ही लिंक शेयर कर दूंगी मोस्ट प्रोबेबली फिर आपसे। विल दैट वर्क? इसका एक बेहतरीन।
जी। बाकी आप बता रहे हैं बस इसमें कि हम इसमें कहाँ तक है, इसमें मॉडल बिल्डिंग तक रहे या आगे भी जाए। दैट्स अप टू यू, लाइक आप कितना आगे इसको लेके जा सकते हैं, कितना एलेबोरेट आप कर सकते हैं, दैट विल बी कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन हाँ, मॉडल तक आप ले जाएं, लाइक आप डाटा की प्री प्रोसेसिंग करें, उसके अंदर से ईडीए डाटा विजुअलाइजेशन करें, फिर उसके बाद आप उस पर प्रिडिक्शन पे आए और देखेंगे डाटा आप क्या प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अपना एक हाइपोथेसिस से इवन के इफ यू आर फिजिबल विद इट, आप उस पर स्टैटिस्टिकल अपने कोई ना कोई वो भी लगा के देखें, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप उस पे आए मॉडलिंग पे, फिर प्रिडिक्शन करवाएं, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा मॉडल्स कैसे उस पे रन करवा सकते हैं, ठीक। और फिर उनका मॉडल का आपस में कंपैरिजन करवा लें कि एक से ज़्यादा आपने एल्गोरिथम्स वाले मॉडल्स यूज़ किए हैं तो उनका आपस में क्या कंपैरिजन है, किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, किसकी कम आई है। और उसके मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स स्कोर जब आप निकालेंगे, इससे आगे मजीद यही हो सकता है कि आप उसको किसी वेब ऐप पे या कोई डिप्लॉय वगैरह करके देखें, लेकिन हम उस स्टेप पे ना जाएं तो चलो मशीन लर्निंग तक तो एटलीस्ट रहें। लेकिन अगर आपको कोई और आइडिया आता है उसको मजीद एक्सटेंड करने का, तो डेफिनेटली डू दैट, यू कैन डू दैट डेफिनेटली। ओके। जिसमें एक म्यूजिक रिकमेंडर सिस्टम पे काम कर रहा हूँ मैं, तो हो सकता है मंडे तक कंप्लीट हो जाए शायद। ओके, दैट्स गुड, दैट विल बी हेल्पफुल, यस। मतलब वो बिल्कुल बेसिक डेटा है उसमें, खुद खुद बना हुआ डेटा है, वो कहीं से उठाया भी नहीं है। उसमें ये कि बस एज के हिसाब से म्यूजिक रिकमेंड करेगा आपको। हम्म। नहीं, दैट विल बी अ वैल्यू एडिशन इनफैक्ट, क्योंकि आप डिफरेंट वैरायटी पे जितना काम करेंगे उतना ही लाइक वो बेटर है। इसलिए मैं अवॉइड करती कि मैं खुद से डाटा सेट ना दूं क्लास में, लेकिन फिर भी चले अभी फिलहाल स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करें तो मैं एक डाटा सेट उसके लाइक ऑन द साइड क्लास के लिए एक असाइनमेंट के तौर पे दूंगी, जो कि हम सारे उस पर वर्क करते हैं ओवर द वीकेंड। फिर हम अपनी इनसाइट शेयर करेंगे उसी सेम डाटा सेट पे भी। ओके, मैं समझ गया, और ठीक है। यस, एक वो लाइक वो ऑन द साइड एक आपका प्रोजेक्ट होगा जो कि चल रहा है, ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये वाला एक क्लास असाइनमेंट के तौर पे होगा। सर हाशिर ने क्या किया है, आवाज सही नहीं हो रही सही। वो आई थिंक रिकमेंडर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उस पे प्रोजेक्ट पे, अच्छा अच्छा। ठीक है। उनका जो एक उन्होंने ऑन द साइड क्लास में प्रेजेंट करना है, तो इसके साथ साथ आप बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स भी क्लास में एक अपना मतलब एक अपने साइड से डाटा सेट लेकर आए, लाइक कोई भी हो सकता है हाँ, आपके अपने एक इंटरेस्ट के यूट्यूब वीडियो है मुताबिक। वो। यस। ओके, ठीक है, दैट्स फाइन, लाइक आप लर्न कर रहे हैं अपने सेल्फ बेस पे और फिर उसके बाद आप क्लास में यस, प्रेजेंट करेंगे, वो इट्स फाइन। इंटरनेट इंटरनेट का इशू है, तभी की बात इंटरप्ट हो गई, वरना मैं करना नहीं चाह रहा। सॉरी, कंटिन्यू करा। ओके, ठीक है, हाँ जी वो कर सकते हैं, लेकिन एक जो बेस्ट स्ट्रेटजी है एज अ लर्नर, लाइक हम ये मतलब आई विल जस्ट सजेस्टेड कि बेस्ट वे यही है कि आप पहले किसी का भी सोर्स कोड ना देखें, आपके पास डाटा सेट आता है ना, ठीक है, आपको स्ट्रेटजी समझ आ जाए, तो डाटा सेट पे पहले खुद जितना भी आप कर सकते हैं टाइम ने, तो उस पर खुद अपनी इंसाइट्स निकालने की अपने तौर पे कोशिश करें। कोड की आप डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जो आपकी स्ट्रेटजी है वो आप अपने माइंड में खुद बिल्ड करें कि मैंने इसको कैसे लेके चलना है, कैसे उसकी प्रॉपर एक मतलब इंसाइट्स निकालनी है, मैं ये करके देख लूँ, एक्सप्लोर आप खुद करें। जब आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल लर्न मोर, ठीक है। ऑफ कोर्स कोड की हेल्प तो आप ले सकते हैं जीपीटी वगैरह से, तो लेकिन ये कि एक आपके माइंड में वो एक पैटर्न कैसे निकालना है, कैसे इंसाइट्स निकालनी है, वो क्वेश्चंस कैसे रेज हो आपके माइंड में, जितना आप उस डाटा सेट को देखेंगे उतने ही आपके क्वेश्चंस रेज होंगे और आप फिर देखेंगे कि मैं इसको किस डायरेक्शन में लेके चलूँ, ठीक। लेकिन अगर आप किसी का डायरेक्टली सोर्स कोड देख लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपने अपना जो सीखना था या अपने आप उसके वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो ऑलरेडी उसमें पहले लाइक आप देख लेंगे तो आपको हो जाएगा कि अच्छा ये सारे पॉइंट्स हैं, ये पैटर्न्स निकलते हैं, दैट्स इट। तो पहले कभी भी सोर्स कोड नहीं देखना, ये सब के लिए है, ठीक है, कि पहले हम उस पर डाटा के ऊपर टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे डाटा को, फिर उसके बाद हम अपने तौर पे उसे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बेशक आप एंड पे लाइक आप देखना चाहें कि अब ये मेरा फाइनल मतलब है, और उसके बाद मैं देखना चाहूँ कि अब मैं इसमें वैल्यू एडिशन क्या कर सकती हूँ, चलो दूसरों का काम देखें और फिर देखें कि हमारा कहाँ पे लैग कर रहा था और दूसरों ने कैसे कैसे आइडियाज से किया, फिर आपको ज़्यादा अच्छा मतलब उसमें फ़ायदा होगा।
Got it? Just एक suggestion है ये पूरी class members के लिए. Yes. Yes, sir, Adil? Yes, Miss, वही कह रहा था about it. Okay. All right then. We will call it a day. Thank you. Allah Okay, Hafiz. Miss, Allah Hafiz.